हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है MCQ 360 सीरीज़, जिसमें मैं जितनी भी बुक्स अच्छे ऑथर्स के मेरे पास अवेलेबल हैं उन सब बुक के टॉपिक वाइज MCQs में आपको करवाने वाला हूं। तो कल वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि लाइट नहीं थी। पूरा दिन लाइट नहीं है, पिछले काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही है और ये हमारे अच्छे दिन हैं, जैसे कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे। तो बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसके साथ लाइट के कट बढ़ रहे हैं, कोरोना से होने वाली डेथ्स बढ़ रही हैं। अच्छे दिन हैं, 15 लाख भी आ जाएंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। तो तब तक वेट ही करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आज नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आया हूँ, इस टॉपिक का नाम है जनरल एंट्रीज। तो एक पर्टिकुलर बुक मैंने अभी ली हुई है, अभी मैं उस बुक के सभी MCQs करवाऊंगा, फिर दूसरी बुक पकड़ूंगा। इस तरह से बाकी जितनी बुक्स मेरे पास हैं मैं वो सारी बुक्स लूँगा और उनके MCQs आपको कराऊंगा, सो दैट अगर इन्हीं बुक्स में से MCQs आए तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाओ। मोर ओवर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक्स क्लियर करना। बेसिक्स अगर आपको आते होंगे तो किसी भी बुक से MCQ आए आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का सेशन हम करेंगे जनरल एंट्रीज पे फोकस। तो पहला MCQ ट्राई कीजिए कि जब मैं MCQ समझा रहा हूँ तो आप अपना आंसर पहले से देख लें क्या है और फिर मैच कर लें मेरे साथ, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए, फर्स्ट MCQ इज द रेंट पे टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। अगर हमने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? देखिए दोस्तों, रेंट जो है हमारा एक्सपेंस है, राइट। रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो रूल किसका लगता है? नॉमिनल अकाउंट का। और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, तो रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो ठीक है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट को तो मैं कर दूंगा डेबिट, राइट। अब रेंट अगर मैं लैंडलॉर्ड को रेंट पे करूंगा तो किस फॉर्म में पे करूंगा? या तो कैश पे करूंगा या चेक से दे दूंगा। तो जरूरी नहीं है कि यहां पे आपको कैश लिखा दिखे। तो मैंने रेंट दिया, अब कैश मेरा क्या है? एसेट। कैश मेरा क्या है? कैश मेरा है एसेट। और एसेट के लिए किसका रूल लगता है? रियल का। और रियल का रूल क्या कहता है? रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो गया उसको करो क्रेडिट। तो क्या गया भाई? अगर मैं दे रहा हूं इट मींस मेरे पास से कैश चला गया, तो कैश को मैं कर दूंगा क्रेडिट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड तो पर्सनल अकाउंट हो गया, तो डेबिट द रिसीवर, रेंट की जगह हमें लैंडलॉर्ड लिखना चाहिए। लेकिन नहीं, जब भी किसी नाम के साथ कोई रीजन जुड़ा होगा कि आप उसको क्यों पेमेंट कर रहे हो, तो आपने नाम को भूल जाना और रीजन को याद रखना है। रीजन हमारा क्या है? रेंट है, और रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। क्योंकि जो नाम है किसी ट्रांजैक्शन में, किसी का नाम या तो वो एसेट है या लाइबिलिटी। तो इस केस में लैंडलॉर्ड ना ही हमारा एसेट था ना ही हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि जब हम इसको रेंट दे रहे हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक रीजन है। और जब भी रीजन हो तो आपने नाम को कहीं भी कंसीडर नहीं करना, आपके पास वो रीजन होना चाहिए और किस फॉर्म में पैसा लिया या फिर दिया गया आप उसको देखोगे। अदरवाइज आपने नाम को कहीं पे भी यूज नहीं करना है। किस केस में? जहां पर आप किसी को पेमेंट दे रहे हो विद एनी रीजन, या फिर किसी से पेमेंट ले रहे हो विद एनी रीजन। तो हमने किसको क्रेडिट करना था? कैश को। तो कैश अकाउंट इज द राइट आंसर, मतलब सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ए डेब्ट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। कई बार हम अपने बिजनेस में उधार में गुड्स बेचते हैं और कई बार वो पैसा हमें वापस नहीं आता, जिसको हम कहते हैं बैड डेट्स। तो अगर हमारा कोई बैड डेट्स हुए और हमें कुछ जनरल एंट्री पास करनी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? बैड डेट्स मतलब, जस्ट ए सेकेंड, बैड डेट्स मतलब लॉस। और लॉस, बैड डेट मतलब क्या है? आपका एक लॉस, ऐसा पैसा जो डूब गया। और किसका अकाउंट इसमें यूज होता है? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल लगता है। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंस, राइट। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो मैं डेबिट किसको कर दूंगा? बैड डेट को, क्योंकि मेरा लॉस है। 2, अच्छा, बैड डेट्स, जो पैसा डूबा मुझे किससे मिलना था? ऑफ कोर्स डेटर से, जिनको हमने उधार में चीज दी है। जिनको उधार में चीज दी हो वो क्या होते हैं? डेटर्स। और डेटर्स मेरे क्या थे? एसेट। तो यहां पर मेरे एसेट्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि डेटर, मान लो किसी से मैंने 2000 रुपये लेना था,
वो मेरे डेटर थे, मेरा एसेट था, इंक्रीज हुआ मेरा एसेट क्योंकि मैंने पैसा लेना था, और अगर वो मुझे रिकवर नहीं हुआ, वो पैसा मुझे नहीं मिला, इट मीन्स मेरे डेटर्स डिक्रीज हो गए। और एसेट जब भी डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में आते हैं। ये रूल आपने मैंने उसमें भी सिखाया था मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में क्या रूल है कि एसेट्स की इंक्रीज डेबिट की जाती है और डिक्रीज क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच में क्या रूल है, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो उसमें क्या रूल है मॉडर्न अप्रोच कि एसेट्स की इंक्रीज जो है, इंक्रीज को तो हम कर लेते हैं डेबिट और एसेट्स की डिक्रीज को हम कर लेते हैं क्रेडिट। तो यहां पर मेरे डेटर्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि मेरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा, मतलब फ्यूचर में मुझे उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। सो डेटर मेरे यानी एसेट्स डिक्रीज हुए तो मैं इसको कर दूंगा क्रेडिट। तो क्वेश्चन भी यही था, द अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू। क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट्स करेंगे हम किसको, डेटर्स को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सनसेट टूअर्स हैज ₹3500 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन ऑन जनवरी 20th। अब सनसेट टूर ने मोहन से 3500 का अकाउंट रिसीव करना था, यानी पैसा लेना था। ये रोटरी लिख दिया गया है, एक्चुअल में ये मोहन है। मोहन मेक्स ए पार्शियल पेमेंट ऑफ ₹2100 टू सनसेट टूअर्स। मोहन एक पार्शियल पेमेंट कर दी, यानी 3500 में से 2100 उसने सनसेट टूर को दे दिया। द जनरेटी मेड ऑन जनवरी 20 बाय सनसेट टूर टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। सनसेट टूर जो जनरेटी बनाएगा 20 को, जनवरी 20 को, वो क्या होगी। देखो दोस्तों, अगर उसने पैसा दे दिया, यानी अगर मैं अपने आप को सनसेट टूर मान लूँ, तो मेरे पास जो कैश आएगा वो तो मैं कर लूँगा डेबिट, क्योंकि रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट कर लो, या एसेट्स की इंक्रीज डेबिट होती है। और अकाउंट रिसीवेबल मेरा एसेट था, मेरा एक एसेट इंक्रीज होगा तो मैं कर लूँगा डेबिट, कैश मेरा इंक्रीज हुआ। एट द सेम टाइम जो अकाउंट रिसीवेबल कभी 3500 के थे, मुझे रिसीव करना था, ये मेरे एसेट्स थे, अब वो 2100 रुपये कम हो गए। क्या हो गए, कम हो गए, माइनस हो गए। इट मीन्स मेरा एक एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर लिया, और दूसरा एसेट मेरा डिक्रीज हुआ तो मैं उसको क्या कर लूंगा, क्रेडिट। तो लिखूंगा 2AR, मतलब अकाउंट रिसीवेबल कितना, 2100 का, राइट। तो सबसे पहले लास्ट की दो जो थी C और D, इसमें लिखा है कि 1400 ए डेबिट टू द कैश अकाउंट ऑफ ₹1400 और ए डेबिट टू द अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट ऑफ ₹1400। ये तो हम गलत है, हम सिर्फ उसकी एंट्री बनाएंगे जो हमें रिसीव हो रहा है, तो वो है 2100। अब हमने क्रेडिट किसको किया, पहले कहते हैं क्रेडिट टू द कैश रिसीव्ड, जो कैश रिसीव किया उसको क्रेडिट किया। देखिए कैश रिसीव को तो हमने क्या किया है, डेबिट, तो क्रेडिट किसको किया, अकाउंट रिसीवेबल को। सेकंड देख लेते हैं, एक क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल, हमने किसको क्रेडिट किया, अकाउंट रिसीवेबल को। सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती है। देखिए दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ना तो इसमें एसेट्स की बात होती है, ना इसमें कैपिटल की बात होती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कैश कहाँ से आया कहाँ गया हम उसकी बात करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं था। बैलेंस शीट अगर आपने बनाई हो कभी, तो आपने देखा होगा कि ये साइड होती है लाइबिलिटीज की, ये साइड होती है एसेट्स की, और यहाँ पर अमाउंट और यहाँ पर भी अमाउंट लिखा जाता है। और लाइबिलिटीज में इस तरफ मोटे तौर पे लाइबिलिटीज को कैपिटल और अदर लाइबिलिटीज में बांटा जाता है, और इस तरफ लिखे जाते हैं एसेट्स। तो ये तीनों चीजें, ये एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज, किसमें हमने रिप्रेजेंट की, बैलेंस शीट में। सो आंसर हमारा बैलेंस शीट होना चाहिए, दैट इज सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज विच अकाउंट इज ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा है जो ऑड वन है, जरा देख लेते हैं कौन सा ऑड वन है। ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये हमारे फिक्स एसेट में आता है। फ्यूल लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी फिक्स एसेट में आता है। प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स एसेट में आता है, लेकिन स्टॉक मटेरियल किस में आता है, करंट एसेट में। फिक्स एसेट दोस्तों वो हो गए जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर ले, सॉरी, फिक्स एसेट वो हो गए जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जिनका हम इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए रेवेन्यू जनरेट के लिए करते हैं। और करंट एसेट वो होते हैं जिनका इस्तेमाल शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, जो इसलिए खरीदे जाते हैं कि उनको हम बेच के इनकम या सेल्स जनरेट कर सके। तो स्टॉक और मटेरियल हमारे किस में आ जाता है, करंट एसेट में। तो यही जो है ऑड वन आउट है, यही इसमें अलग थी, बाकी सारी चीज़ें सेम है, यानी बाकी सब के सब क्या थे, फिक्स एसेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द डेप्ट रिटन ऑफ एज बैड
ऐसे डेप्ट, ऐसा उधार जो बैड हो गया यानी इरिकवरेबल है, इफ रिकवर्ड, अगर वो रिकवर हो जाता है सब्सिक्वेंटली आर, अगर कोई आपका डूबा हुआ पैसा जिसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, तो उस केस में हम किसको क्रेडिट करेंगे दोस्तों? अगर डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया, इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कैश आ गया। और पैसा वंस अगर एक बार कहीं डूबा था तो हमने बैड डेट्स को डेबिट किया था, क्योंकि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। लेकिन अगर रिकवर हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस की जगह गेन। रूल क्या था नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम और गेन को हम क्रेडिट कर देंगे, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को। तो इसमें आंसर ढूंढ लो, क्रेडिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, फर्स्ट ही इसका आंसर है। सो ए इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्रीपेड सैलरी अकाउंट। प्रीपेड सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है दोस्तों? कोई भी एक्सपेंस जिसके आगे वर्ड प्रीपेड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एक्रूअर्ड, रिसीवेबल लगा हो, वो सारे ही के सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और उसके अंदर भी सब हेडिंग अगर है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट तीन तरह के बताए थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो उसमें ये आते हैं किसमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो कोई भी एक्सपेंस के साथ वर्ड प्रीपेड जुड़ा हो, ड्यू हो, आउटस्टैंडिंग हो, एक्रूड हो या रिसीवेबल हो, वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। और किस तरह का, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ए इज द राइट आंसर। बी कहता है रियल अकाउंट, इसमें तो हम एसेट्स की बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स की बात करते हैं। तो ये तो नहीं है और नन ऑफ दीज नहीं है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट इसका सही आंसर, सो इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बिल पेएबल अकाउंट। अगेन देखिए मैंने अभी बताया था रिसीवेबल, पेएबल, वर्ड रिसीवेबल जुड़ा हो, वर्ड पेएबल जुड़ा हो, वर्ड आउटस्टैंडिंग जुड़ा हो, एक्रूड जुड़ा हो किसी भी इनकम या एक्सपेंस के साथ, तो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रेंट अकाउंट। अच्छा रेंट, ये तो आज पहला एमसीक्यू मेरे ख्याल से इसी पे था। रेंट अकाउंट कौन सा है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट तो नेम ऑफ एनी पर्सन या नेम ऑफ एनी बिजनेस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रियल अकाउंट एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंसेस, अभी मैंने बताया लॉसेस, इनकम्स और गेन्स को। तो रेंट अकाउंट किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अगर रेंट पेड है तो एक्सपेंस में आ जाएगा, लेकिन रूल तो नॉमिनल का ही लगने वाला है। और अगर रेंट रिसीव्ड है अगेन नॉमिनल में ही आएगा, लेकिन तब एज एन इनकम आएगा। क्लियर हो गया। तो रेंट चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम, रूल किसका अप्लाई होने वाला है, नॉमिनल का। तो रेंट किसका अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर अकाउंट, यानी ओनर जो है जिसने कैपिटल लगाई, वो कौन से अकाउंट में आएगा। अगेन ओनर है, इट मींस किसी का नाम है, तो नाम कौन से अकाउंट में आता है, अगेन पर्सनल अकाउंट में। क्लियर हो गया। जैसे राम ने पैसा लगाया, राम ओनर है, तो राम इज ए पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पेटेंट अकाउंट। पेटेंट यानी आपके पास कोई राइट किसी चीज़ को यूज़ करने का, उसको पेटेंट कहते हैं। तो वो हमारा एसेट होता है, और जितने भी एसेट्स होते हैं किस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, रियल अकाउंट में। सो आंसर इज बी, यानी रियल अकाउंट। नेक्स्ट, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स। डबल एंट्री में हर ट्रांजेक्शन कितने अकाउंट इफेक्ट करती है, तो ये यहीं से आंसर दिख जाएगा। डबल एंट्री मतलब, डबल मतलब कितने अकाउंट्स, एटलीस्ट 2 अकाउंट। तो आंसर इज 2 अकाउंट। 2 साइड ऑफ द सेम अकाउंट जरूरी नहीं है। द सेम अकाउंट इन 2 डिफरेंट डेट्स जरूरी नहीं है। अलग अलग डेट्स तो होती ही नहीं। जब एक ट्रांजेक्शन है तो एक ही डेट की होगी, अलग अलग डेट की नहीं हो सकती। एक ट्रांजेक्शन में अगर कोई भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा वो सेम डेट का किया जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ऑल ऑफ द अबव नहीं है। सिर्फ कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको हमेशा मिनिमम कितनी साइड्स को इफेक्ट करेगा, 2 साइड्स को। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए सेल ऑफ गुड टू राम। ए सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। हमने राम को गुड्स कैश में बेची। अगर यहाँ पे ये वर्ड कैश नहीं होता, इसका मतलब ये जो राम को गुड्स बेची गई उधार में बेची गई हैं, क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन को
आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कैश में या क्रेडिट में, अगर किसी ट्रांजैक्शन के साथ कैश नहीं लिखा और उसकी जगह कोई नाम लिखा गया है, इट मीन्स वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन यहाँ नाम के साथ कंफ्यूज करने के लिए, नाम कंफ्यूज करने के लिए दिया, लिखा गया है कि कैश में हमने सेल की, तो जनरेटिव क्या बनेगी, अगर आपने गुड्स कैश में बेची, आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा और आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, सेल आपकी इनकम में आ जाएगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेल्स हमारी इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो सेल हमारी इनकम में आ जाएगी। तो क्या पूछा था, सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिट टू, डेबिट किसको करेंगे, डेबिट हम करेंगे कैश को। अगर ये कैश नहीं लिखा होता इस केस में, सिंपल इतना होता है सेल ऑफ गुड्स टू राम शुड बी डेबिट टू, फिर हम किसको डेबिट करते कैश की जगह, फिर कैश की जगह हम लिख देते राम। कब, अगर ये क्रेडिट में सेल होती। आई होप ये क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देख लेते हैं, ए विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोपराइटर, यानी ओनर अगर बिजनेस से कुछ कैश अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो हम किसको डेबिट करेंगे। जो चीज भी ओनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा तो डेबिट हम हमेशा ड्राइंग को ही देंगे, चाहे वो कैश हो चाहे वो कोई एसेट हो। लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, जो चीज ने विड्रॉ की। क्या विड्रॉ किया इस केस में, कैश विड्रॉ किया, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई गुड्स विड्रॉ करता तो हम परचेज को क्रेडिट कर देते। तो ड्राइंग अकाउंट तो हमेशा ही डेबिट होगा, चाहे कैश विड्रॉ करे चाहे गुड्स। लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, जो चीज़ उसने विड्रॉ की। फॉर एग्जांपल कैश की तो कैश कर दिया, अगर गुड्स करता तो हम परचेज को क्रेडिट कर देते। तो क्वेश्चन भी यही था कि किसको क्रेडिट किया जाएगा, इट मीन्स कैश विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ड्राइंग अकाउंट क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि डेबिट कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, ड्राइंग्स कैपिटल में से ही हो रही है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। लेकिन अगर उसमें से पैसा निकाला गया तो कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लेकिन वर्ड हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, ड्राइंग्स। परचेज अकाउंट तब लिखते हैं, अभी मैंने बता दिया कि अगर कैश की जगह हम, कैश की जगह क्या लिखते हैं, अगर गुड्स विड्रॉ की होती, सॉरी कैश की जगह उसने क्या विड्रॉ की होती, गुड्स। अगर ऐसा लिखा होता है विड्रॉ ऑफ गुड्स, तब हम किसको क्रेडिट करते हैं, परचेज अकाउंट को। लेकिन इस केस में कैश है तो क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के उस बुक के एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक इसका लेजर है, सेम बुक से लूंगा। इसी तरह एक एक करके मैं सभी बुक्स खत्म करूंगा और एग्जाम तक मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 800 के करीब आपको एमसीक्यूज कराए जाएं। 800 में उम्मीद है 20 तक तो आने चाहिए, ये उम्मीद है। आगे जो पेपर डालेंगे उनका देखते हैं किस तरह किस ढंग से वो पेपर डालते हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करवाए जाएं आपको। लेकिन बेसिक्स आपको खुद क्लियर करना है, वो आपको खुद पढ़ना है। मैं सारे करवा चुका हूँ, वो चैप्टर वहाँ से पढ़ो, थियरी पढ़ो, बुक्स जो भी हैं अच्छे आथर्स की वो बुक्स स्टडी करो, सो दैट आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएं। तो एमसीक्यूज फिर उसके बाद ही आप अटेम्प्ट करो, सो दैट कि अच्छे से आपको समझ भी आ सके। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा, अगर लाइट आती रही। अच्छे दिन ऐसे चलते रहे तो फिर मुश्किल है, राइट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।